डियर स्टूडेंट्स, आज फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन के साथ आए हैं और ये 2021 में यूपीएससी में सवाल पूछा जा चुका है और ये स्टेट पीसीएस में भी रिपीट हो सकता है। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन तैयार करना है का तरीका फिर पुरानी तरह आपको करना है। क्वेश्चन को पहले खुद अटेम्प्ट करिए और देखिए कि कितने प्रोविजंस आपको मालूम है, फिर कंपेयर करके अपना सेल्फ इवैल्यूएशन करिए। चलिए डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन क्या है? एक्सप्लेन द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस अंडर विच लेजिस्लेटिव काउंसिल आर एस्टेब्लिश्ड, रिव्यू द वर्किंग एंड करंट स्टेटस ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल विद सुटेबल इलस्ट्रेशंस। उन संवैधानिक प्रावधानों की व्याख्या करें जिनके तहत विधान परिषदों की स्थापना की जाती है। उपयुक्त दृष्टांतों के साथ विधान परिषदों के कामकाज और वर्तमान स्थिति की समीक्षा करें। देखिए इस सवाल में क्या पूछा गया, बड़ा आसान सा सवाल है, सीधे सीधे क्लास प्रोग्राम से रहता है। ये क्लास में सारे प्रोविजंस किए जाते हैं जब स्टेट गवर्नमेंट आपको पढ़ाया जाता है, स्टेट काउंसिल जब आपको बताया जाता है। इसमें इस क्वेश्चन को आप कई सारे सब पार्ट्स में तोड़ सकते हैं। पहला पार्ट तो आप क्या देखिएगा, इसमें फर्स्ट जो प्रोविजन है वो ये कह रहा है कि इसके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस आप बता दीजिए। जो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स होते हैं, राज्य विधान परिषद होते हैं, इनके संवैधानिक उपबंध के बारे में आप बताइए। तो पहला तो आपको क्या बताना है, संवैधानिक उपबंध। दूसरा, इनके कामकाज के बारे में आपको बताना है, रिव्यू द वर्किंग ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, कैसे ये कार्य करते हैं इनके बारे में आपको बताना है। तीसरा, इनका वर्तमान स्थिति क्या है, करंट स्टेटस क्या है। और उपयुक्त दृष्टांतों के साथ, सुटेबल इलस्ट्रेशंस के साथ आपको इसके बारे में कुछ बात करना है। तो ये सारे प्रोविजंस आपको देखने हैं, इन सारों के बारे में आपको बात करना है। ठीक है, तो ये हम लोग देखेंगे क्या क्या मेजर प्रोविजंस आपके हैं। इस क्वेश्चन को आप तीन मेजर सब डिविजन्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला प्रोविजन आप देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की बात की जा रही है। जो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है, इनके संवैधानिक उपबंध के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन कैसे इनको बनाया जाता है। तो जब आप स्टेट लेजिस्लेचर पढ़िएगा तो स्टेट लेजिस्लेचर आपका आर्टिकल जो दिया गया है, ये स्टेट लेजिस्लेचर में अगर आप बात करिएगा तो ये 167 से स्टार्ट होगा और 212 प्लस 213 एक आर्टिकल और जुड़ेगा। ये सारा स्टेट लेजिस्लेचर से रिलेटेड है। 213 राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। तो स्टेट लेजिस्लेचर में दो हाउसेज आपके होंगे, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, और ये वहां पे दो हाउसेज होंगे जहां पे बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, जहां पे दो सदनीय व्यवस्था आपको देखने को मिलेगा। कई जगहों पे सिंगल यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है, तो जहां जहां पे यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है वहां पे केवल एक सदन होता है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। और कितने जगहों पे बाई कैमरल है, तो बिहार में है, यूपी में है, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इन सब जगहों पे आप देख सकते हैं। यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। और आपको कहां पे देखने को मिलेगा, कर्नाटका में देखने को मिलेगा। इन सारे जगहों पे आपको मिलेगा। 6 स्टेट्स हैं जहां पे बाई कैमरल लेजिस्लेचर हैं। जम्मू कश्मीर में भी था, लेकिन जम्मू कश्मीर में जो संशोधन हुआ की वजह से जो उसका संविधान हटा है, तो उसमें अब आपका ये सदन नहीं रह गया। अभी तो वो संघ शासित प्रदेश के रूप में कार्य करता है। तो 6 स्टेट्स में बाई कैमरल लेजिस्लेचर है। और सिंगल स्टेट आप देखिएगा जिसमें मतलब कई सारे ऐसे स्टेट्स हैं, तो 22 राज्य हैं, उसमें यूनिकैमरल लेजिस्लेचर आपका है। तो आर्टिकल 169 बात करता है क्रिएशन और एबॉलिशन, क्रिएशन और एबॉलिशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। कैसे होगा, पार्लियामेंट बाई लॉ, पार्लियामेंट बाई
लॉ, पार्लियामेंट बाय लॉ कैन क्रिएट और एबॉलिश स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। पार्लियामेंट कैन पास अ रिजोल्यूशन टू दिस इफेक्ट बाय सिंपल मेजॉरिटी। इस प्रयोजन के लिए वो एक संकल्प पारित करेगा साधारण बहुमत से, टू दिस इफेक्ट बाय स्पेशल मेजॉरिटी। इस प्रयोजन के लिए वो एक संकल्प पारित करेगा साधारण बहुमत से। इट विल पास अ रिजोल्यूशन टू दिस इफेक्ट बाय स्पेशल मेजॉरिटी। साधारण बहुमत से एक आपका संकल्प पारित करेगा, और ये जो संकल्प पारित करेगा, संकल्प पारित करने के पहले जिस भी राज्य में राज्य विधान सभा है, वो विधानसभा एक विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करेगा, और जब वो विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करेगा तभी संसद उस राज्य में राज्य विधान परिषद अगर है तो उसका निरसन कर सकता है, और अगर नहीं है तो उसका सृजन कर सकता है। तो पहला कंडीशन आपका क्या है? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली विल पास अ रिजोल्यूशन टू दिस इफेक्ट बाय स्पेशल मेजॉरिटी। बाय स्पेशल मेजॉरिटी। जो राज्य विधान सभा है वो इस प्रयोजन हेतु एक प्रस्ताव पारित करेगा विशेष बहुमत से। विशेष बहुमत क्या होता है? 2/3 MLA प्रेजेंट एंड वोटिंग एंड दैट शुड बी मोर देन 50% ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। 2/3 विधायक जो मौजूद हैं और मतों का प्रयोग कर रहे हैं, और वह उस सदन के 50% बहुमत से ज्यादा होना चाहिए। तो जब ये आपका रिजोल्यूशन पास करेगा स्पेशल मेजॉरिटी से, उसके बाद पार्लियामेंट बाय लॉ एक रिजोल्यूशन पास करके आपके सिंपल मेजॉरिटी से क्या करेगा? वो स्टेट को क्रिएट कर सकता है, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल को क्रिएट कर सकता है, या स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल को आपका एबॉलिश कर सकता है जहां पे एग्जिस्टिंग है। तो फिर से एक बार बात देख लीजिए कैसे आपका पास होगा। 169 के अंदर पहले स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जहां पे स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाना है या एबॉलिश करना है, ये एक रिजोल्यूशन पास करेगा, और ये जो रिजोल्यूशन पास करेगा ये पास करेगा स्पेशल मेजॉरिटी से। फिर ये जो आपका प्रोविजन है, डिमांड है, ये पार्लियामेंट के पास जाएगा। पार्लियामेंट अगर सिंपल मेजॉरिटी से एक रिजोल्यूशन पास करता है तो जहां पे स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है वहां पे क्रिएट हो जाएगा, और जहां पे है वहां पे एबॉलिश हो जाएगा। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली अगर स्पेशल रिजोल्यूशन पास कर देता है तो भी आपके पार्लियामेंट बाउंड नहीं है इसको पास करने के लिए या एबॉलिश करने के लिए। ये 2021 में सवाल क्यों आया? क्योंकि तेलंगाना चाह रहा था कि स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल जो उसके यहाँ पे उसको एबॉलिश कर दे, लेकिन उसने इस रिलेशन में एक रिजोल्यूशन आपका पास किया, और वो सेंटर में होम मिनिस्टर के पास काफी दिनों तक पेंडिंग रहा, जिसके वजह से वहां पे अनसर्टेनिटी का सिचुएशन आपका बन गया। तो उस चीज को वापस तेलंगाना ने कॉल बैक कर लिया एक रेजोल्यूशन पास करके कि हम स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल को एबॉलिश नहीं करना चाहते। तो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी को हटाने के लिए, क्योंकि सेंटर डिसीजन जल्दी ले नहीं रहा था, वापस रिजोल्यूशन पास करके स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल को वापस आपके काम पे करने के लिए इंटैक्ट रखा। तो इसलिए क्वेश्चन आपका बनने की संभावना बन गई। अब यहाँ पे एक तो पॉइंट हो गया कि संवैधानिक प्रावधान की व्याख्या करें जिनके तहत विधान परिषद की स्थापना की जाती है। अब इनके कामकाज पे वर्तमान स्थिति पे समीक्षा करना है। तो कामकाज की अगर आप बात करिएगा तो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स हैं और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं। तो पॉजिटिव पॉइंट्स की समीक्षा करके हम देखेंगे कैसे ये आपका महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो पहली बात तो आप ये देख सकते हैं कि कोई भी बिल आपका इंट्रोड्यूस हो सकता है कहां पे? स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में। और वो कैसे बिल्स हो सकते हैं? वो बिल्स हो सकते हैं ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल नहीं इंट्रोड्यूस हो सकता है।
फाइनेंस बिल वन टाइप इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता है, ऑर्डिनरी बिल इंट्रोड्यूस हो सकता है। इसका मतलब इट कैन एक्ट एज एन अल्टरनेटिव चेंबर फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ अ बिल। किसी विधेयक की आपकी प्रस्तुतिकरण के लिए इस सदन का उपयोग किया जा सकता है। दूसरी बात, इस सदन का उपयोग कैसे किया जाता है? इस सदन में आप मुख्यमंत्री, मंत्री, किसी भी तरह के लोगों का आप इससे चयन कर सकते हैं। तो इट कैन ऑल्सो प्रोवाइड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ, यू कैन से, ऑप्शंस टू द स्टेट गवर्नमेंट कि आप उसमें मंत्रियों का चयन कर सकते हैं। तो ये चीफ मिनिस्टर, मिनिस्टर्स, जैसे अभी आप देखिएगा योगी आदित्यनाथ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल से हैं, और ये जो आपके उद्धव ठाकरे आपके रहे, ये स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल से हैं। तो ये बात आप देख सकते हैं। थर्ड पॉइंट आप क्या देख सकते हैं? कोई भी हेस्टी डिसीजन लिया गया है, कोई भी डिसीजन आपके त्वरित रूप से लिया गया है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा, जो दबाव में लिया गया है या कोई बहुत जल्दी में कोई निर्णय ले लिया गया है, उसको ये कहीं ना कहीं चेक एंड बैलेंस का काम कर सकता है, क्योंकि इसके पास किसी साधारण विधेयक को रोकने के लिए प्रथम बार 3 महीने और द्वितीय बार 1 महीने, कुल 4 महीने रोकने की शक्ति प्रदान है। इट कैन डिले अ बिल फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 4 months which is being passed by state legislative assembly and can compel a state legislative assembly to rethink on that particular bill। तो ये क्या कर सकता है? राज्य विधान सभा को मजबूर कर सकता है कि उस विधेयक के बारे में दोबारा विचार विमर्श करे जिसको उसने पारित किया। चौथा बात ये क्या करता है, क्योंकि इसमें आप देखिएगा कि जो एंट्री आती है वो बड़े हेक्टोजीनियस है, विस्मांगी आपके लोगों का प्रतिनिधि करता है। तो उसमें ऐसे भी बड़े सारे लोग हैं, जैसे इसका अगर आप देखिएगा कंपोजिशन देखिएगा, तो कंपोजिशन में अगर आप बात करिएगा तो 1/3 जो लोग हैं इसमें एमएलए के द्वारा इसमें चुने जाते हैं। 1/3 जो लोग हैं वो म्युनिसिपालिटी और पंचायती राज के द्वारा चुने जाते हैं। 1/12 जो लोग हैं 3 साल से जो ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखे हैं किसी राज्य में, जो लोग वहां पे स्थायी रूप से निवास कर रहे हैं, वो लोग चुनते हैं। 1/12 जो 3 साल से माध्यमिक शिक्षा में अध्यापक के रूप में काम कर रहे हैं, वो चयन करते हैं। और 1/6 जो लोग हैं इनका नामांकन राज्यपाल करता है। 1/6 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर। तो ये जो आपके 1/6 मेंबर्स हैं, या आप देख रहे हैं हेक्टोजीनियस कंपोजिशन है, तो ये कई बार ऐसे लोगों को भी इसमें रिप्रेजेंटेशन दिलवा देता है जो पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन वो पॉलिसी मेकिंग में अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं। तो many people who are good at making policies, who are intellectual in nature, who are knowledgeable in nature, can be represented in state legislative council by the process of nomination by the governor। राज्यपाल के द्वारा नामांकन के माध्यम से इन लोगों का प्रतिनिधि हो सकता है जो नीति बनाने में कुशल आपके व्यक्ति हैं। तो इससे हमारी लॉ बनाने के लिए पॉलिसी मेकिंग अच्छी हो सकती है। तो ये प्रोविजन आप देख सकते हैं। इसके फायदे क्या हैं जो आप स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में बात करते हैं, तो ये किसी बिल को इंट्रोड्यूस कर सकता है, ऑर्डिनरी बिल, मैक्सिमम आपके मनी बिल नहीं। ये मंत्रियों के चयन में भूमिका निभाता है। किसी भी त्वरित निर्णय को जो गलत आपके होने की संभावना रखता है उसको एक बार डिले कर सकता है। विधान सभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को पुनः विचार करने के लिए मजबूर कर सकता है। और ये कहीं ना कहीं आपके ऐसे लोगों को यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में रिप्रेजेंटेशन दिला सकता है जो लोग पॉलिसी मेकिंग में परफेक्ट हैं, अच्छा नॉलेज रखते हैं, अच्छी नीति बनाने में मदद कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ आप देखिएगा कि इसकी बहुत सारी कमियां भी हैं। जनरली इसको क्रिटिसाइज किया जाता है कि व्हाइट एलिफेंट है, सफेद हाथी है, इसका कोई काम नहीं है, ये हारे हुए आपके नेताओं का प्रतिनिधि करवाता है, लोभी नेताओं का, जो लोग आपके चुनाव हार चुके हैं लेकिन किसी ना किसी तरह से उन लोगों को सत्ता में आना है,
तो बैकडोर एंट्री का काम करवाता है, पीछे के रास्ते से उन लोगों का प्रतिनिधि करवा देता है स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के माध्यम से। इसको बोला जाता है कि एक्सपेंसिव ऑर्नामेंटल लग्जरी है ये आपका क्या है, इट्स एन एक्सपेंसिव ऑर्नामेंटल लग्जरी, एक विलासिता का साधन है, इसका कोई बहुत ज्यादा उपयोग नहीं है। तो ये बात आपका है। दूसरा, ये बिल को क्या कर सकता है, किसी भी तरह से परिवर्तित नहीं कर सकता, जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा पास किया गया है एट द मैक्सिमम वो उसको 4 महीने डिले कर सकता है। और जैसा कि आप लोगों को मालूम है, राजनीति के गलियारों में 4 महीने का समय बहुत महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा सकता। अगर आपकी राज्य विधानसभा चाहती है कि पास करेगी ही करेगी, तो 4 महीने के समय के बाद वो बिल पास हो ही जाएगा। तो ये पॉइंट आप देखिएगा। तीसरा बात आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है, इसका जो संरचना है ये हेट्रोजीनियस है। हेट्रोजीनियस का मतलब विस्मांगी है। विस्मांगी होने के वजह से ये कोई प्रभावी आवाज के रूप में काम नहीं करता। इट डज नॉट हैव एनी इफेक्टिव वॉइस, कोई प्रभावी संस्था के रूप में काम नहीं करता है। तो कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, अभी आपने देखा कि जैसे 1/3 एमएलए भेज रहे हैं, 1/3 म्युनिसिपालिटी पंचायती राज के लोग भेज रहे हैं, 1/3 3 साल के ग्रेजुएट्स, 1/12 में 3 साल के ग्रेजुएट्स भेज रहे हैं, 1/12 में 3 साल से जो अध्यापक कर रहे हैं, टीचर्स हैं, वो सेकेंडरी एजुकेशन की वो भेज रहे हैं, 1/6 राज्यपाल का नामांकन के द्वारा आ रहा है। इसके वजह से बड़ा विस्मांगी संस्था बन जाता है। तो ये एक आवाज में बात ही नहीं कर पाता कि इसका कोई एक लक्ष्य है, एक आवाज है, ऐसा देखने को नहीं मिलता है। ये मेजर समस्या आपको देखने को मिलेगा। चौथा समस्या क्या है कि ये जो आपका हाउस है, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मुकाबले किसी भी तरह का कोई महत्वपूर्ण भूमिका निभाता ही नहीं। सबसे चुनौती वाली बात इस संस्था के साथ यही है कि इसका अस्तित्व ही स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली पे डिपेंड करता है। इट्स वेरी एग्जिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ना तो ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करता है जैसा कि एसएलए पार्टिसिपेट करता है, ना तो ये राज्यसभा के सांसदों के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करता है जैसा कि एसएलए करता है, ना तो इसके यहाँ पे नो कॉन्फिडेंस मोशन आ सकता है, ना तो इसके यहाँ पे मनी बिल पास हो सकता है, ना तो ये इफेक्टिव रिवाइजरी बॉडी है जैसा कि राज्यसभा है। राज्यसभा अगर किसी बिल को रोक दे तो डेडलॉक हो जाता है, बिल समाप्त हो जाता है। लेकिन अगर विधान परिषद किसी बिल को रोकेगा तो पहली बार में 3 महीना, दूसरी बार में 1 महीना। तो ये तो किसी भी तरह की कोई प्रमुख भूमिका निभाता ही नहीं। इस वजह से इस संस्था को बहुत पर्याप्त नहीं माना जाता है। अब देखिए यहाँ पे जो आप देखिएगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन हो गया, इसकी वर्किंग आपने देख ली। करंट स्टेटस में आप कुछ एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे योगी आदित्यनाथ पहले गोरखपुर से सांसद थे, लेकिन आपके यूपी में इलेक्शंस हुए, यूपी में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस हुए, तो उनको आपके सांसद के पद से रिजाइन करवाया गया और वहां पे मुख्यमंत्री का शपथ दिलाया गया और बैकडोर एंट्री इनको स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल से दिया गया। हालांकि यूपी में मुख्यमंत्री पद पे जो आसीन योगी आदित्यनाथ, वो आसानी से चुनाव जीत सकते हैं एमएलए एमपी का, लेकिन उनको इस आपके बैकडोर से एंट्री दी गई। उसी तरह से उद्धव ठाकरे जब आपके महाराष्ट्र में इलेक्शंस हुए, तो इलेक्शंस के बाद पहले बीजेपी की गवर्नमेंट बनी, उसके बाद उद्धव ठाकरे ने आपके बागडोर संभाला, तो फिर उनको बैकडोर एंट्री आपके स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल से दिया गया। तो ऐसे कुछ एग्जांपल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये आप क्या देख सकते हैं, इसमें कंक्लूजन में क्या लिख सकते हैं, अगर स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल को प्रभावी बनाना है तो विस्मांगी के जगह समांगी बनाया जाए। जैसे राज्यसभा हमारे राज्यों के हितों का सुरक्षा करता है, स्टेट्स के इंटरेस्ट का प्रोटेक्शन करता है। और राज्यसभा में कैसे आते हैं, राज्य के विधायक जो निर्वाचित विधायक हैं वो राज्यसभा के सांसदों का चयन करते हैं। उसी तरह से अगर हम स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में केवल और केवल म्युनिसिपैलिटी और पंचायती राज के लोगों का प्रतिनिधि करवाएं, तो ये हमारे निचले सदन के हितों को संरक्षण कर पाएगा। तो इसमें ये सुधार किया जाना चाहिए कि
राज्य विधान परिषद में केवल और केवल आपके म्युनिसिपालिटी और पंचायती राज के सदस्यों के द्वारा चयन हो, तो ये जो स्थानीय निकाय हैं उनके हितों के संरक्षण के लिए काम कर सकता है। और वैसे भी जो ग्रेजुएशन का आपका है कि 3 साल स्टैंडिंग ग्रेजुएशन वाले लोग हैं, अब औचित्य नहीं रह गया, बहुत महत्व नहीं रह गया है। ग्रेजुएशन हमारे देश में बड़ी आम सी बात हो गई है। ग्रेजुएट लोगों का वहां पे रिप्रेजेंटेशन करवाना कोई बहुत महत्व की बात नहीं आती है। तो वैसे, और जैसे टीचर्स का भी है, तो इसको अगर एक समांगी संस्था बना दिया जाए तो ज्यादा प्रभावी रूप से काम करेगा और स्थानीय निकायों के हितों के लिए, जो हमारे स्थानीय निकाय 73वें 74वें संविधान संशोधन के बाद भी ठीक काम नहीं कर पा रहे हैं, के हितों के संरक्षण के लिए काम कर सकते। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ फिर से मिलेंगे आप लोगों के।